Hello dear viewers, this is Navneet Saxena in One Man Academy and this video is the quiz number 2 of class 9th science जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिटवीन ए फुटबॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज द इनर्शिया ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल इज ग्रेटर, ऑप्शन नंबर बी है स्टोन इज ग्रेटर, ऑप्शन नंबर सी इक्वल फॉर बोथ एंड ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ एवर। देखिए इनर्शिया, एक्चुअली मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा और जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो है फुटबॉल और एक है स्टोन। हम जानते हैं कि अगर दोनों सेम साइज के लिए जाएं तो उनमें जो फुटबॉल है उसका मास बहुत कम होगा तो ऑब्वियसली उसका इनर्शिया भी कम होगा, और जो स्टोन है सेम साइज का, फुटबॉल के साइज का, उसका मास फुटबॉल के मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा और उसका मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि उसको हिलाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो अपनी पोजीशन में चेंज का बहुत ज़्यादा अपोज करेगा। तो ऑप्शन नंबर हेयर इज स्टोन इज ग्रेटर, जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ए रॉकेट सिटिंग ऑन लॉन्च पैड डिमॉन्स्ट्रेट विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ। ऑप्शंस हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन लॉ। रॉकेट सिटिंग ऑन लॉन्च पैड, एक रॉकेट लॉन्च पैड पे रखा हुआ है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जहां रखी है वो रखी ही रहेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जहां रखी है वो रखी ही रहेगी, चल रही है चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यानी an object at rest will continue in rest and an object in motion will continue in motion unless it is compelled by an external force। तो किसका लॉ था ये, कौन सा लॉ था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। तो रॉकेट भी रखा हुआ है वो तब तक रखा रहेगा जब तक कि उसको फोर्स लगा के उड़ाया ना जाए। तो ये जो फिनोमिनन है रॉकेट सिटिंग ऑन लॉन्च पैड, ये किसको डिनोट कर रही है? न्यूटन, किसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है? न्यूटन फर्स्ट लॉ को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चूज द राइट स्टेटमेंट फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि इसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे जैसे जिस तरीके से मोशन कर रही है वो लगातार वैसे ही मोशन करती जा रही है। ऑप्शंस हैं देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई फोर्स बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा हो और जितने फोर्स से बॉडी को रोकने की कोशिश हो रही हो उतना ही एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लगा दिया जा रहा हो, जिससे कि नेट फोर्स 0 हो जाए और बॉडी कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रहे। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी है नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। तो भाई ये ऑप्शन कुछ सही सा लग रहा है, नो अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है फोर्सेस एक्ट कर रहे हों लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है, जो उनका नेट फोर्स बन रहा है वो 0 है। अब जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ कि बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, वो अप्लाई हो जाएगा और बॉडी जो है कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। तो हेयर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास my2 एंड वेलोसिटी v/2 इज। ऑप्शंस आर mv/4, mv, 2mv एंड mv डिवाइडेड बाय 2। मोमेंटम ऑफ द बॉडी, देखिए मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब जो बॉडी हमें गिवन है उसका मास कितना है? my2 और इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? v/2। तो ऑब्वियसली जो इसका मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया? m × v डिवाइडेड बाई 4। सो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज mv डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन नंबर ए इज हेयर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज चूज द इनकरेक्ट रिलेशन
1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन, और 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक एक ऑप्शंस को लेके चलते हैं, सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन की। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई? फोर्स की, और फोर्स की इसी यूनिट को हम कहते हैं न्यूटन। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 न्यूटन। क्लियर? क्या होना चाहिए? 1 न्यूटन, लेकिन ऑप्शन यहां पर क्या है? 10 न्यूटन। तो पहला ये ऑप्शन हमें गलत मिल गया। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन इज द इनकरेक्ट आंसर। बी है 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। देखिए 1 किलोग्राम वेट जब इस तरीके से फोर्स दिया होता है तो हमें क्या करना होता है? 1 किलोग्राम और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। जब इसकी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम कर देंगे विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन। तो दिस ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। देखिए जो न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट होती है एसआई सिस्टम में, और जो डाइन है वो फोर्स की ही यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में। क्लियर? और 1 न्यूटन यानी कि एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट इट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 ऑफ इट्स यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और अगला ऑप्शन है 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन मैंने अभी किस में बताया, किस सिस्टम में यूनिट होती है? सीजीएस सिस्टम में। तो ऑब्वियसली मीटर की जगह सेंटीमीटर और किलोग्राम की जगह ग्राम, और सेकंड दोनों में ही सेम होता है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ए पर्सन थ्रोज ए बॉल ऑफ 200 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड। बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है एक पर्सन, और बॉल का मास कितना है? 200 ग्राम, विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड भी दे दी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी। देखिए बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, स्पीड इसकी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो फॉर ए वाइल ये वहां रुकेगी, और इसके बाद ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये किधर आना शुरू हो जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हुआ कि बॉल जो है वो फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट क्या हुई? रुकी। जब वहां पर रुकी इट मीन्स वहां जो वेलोसिटी है वो क्या हुई? जीरो हुई, और वेलोसिटी जीरो होने से जो मोमेंटम होता है क्या चीज? मास इनटू वेलोसिटी। हियर वेलोसिटी इज जीरो। कौन से पॉइंट पर? केवल हाईएस्ट पॉइंट पर। जब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई तो मोमेंटम p इज इक्वल्स टू जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर हियर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम फॉर विच ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट। फाइंड द टाइम, आपसे क्या पूछा है? टाइम बताइए। फॉर विच ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट। देखिए फोर्स यहां पर कितना दिया हुआ है आपको? 1 kg वेट, जो अभी थोड़ी देर पहले आया था कि 1 kg वेट को अगर हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9.8 से। तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। बॉडी का मास आपको गिवन है कितना? 1 kg।
मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और इसकी स्पीड इनिशियल क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, टू स्टॉप द बॉडी, और बॉडी को क्या करना है स्टॉप करना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो करनी है वो क्या करनी है 0। ऑप्शंस आर 0.8 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। एक बॉडी इस स्पीड से चल रही थी, 1 किलोग्राम की बॉडी है, इसकी स्पीड को 0 करना है, इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। प्रश्न में पूछा है कि कितनी देर के लिए ये फोर्स हमें अप्लाई करना होगा। तो देखिए एफ हमारे पास है, एम हमारे पास है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज एफ अपॉन एम, और एफ कितना है 9.8 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बॉडी क्या हो रही है रुक रही है, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा निगेटिव में होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे निगेटिव में होगा, क्योंकि बॉडी को रोका जा रहा है, ये फोर्स बॉडी को रोक रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है रिटार्डेशन। तो इस एक्सेलरेशन को हम किस में यूज करेंगे नेगेटिव में यूज करेंगे। अब देखिए यू वी ए हमारे पास आ गया, टी हमें फाइंड करना है, ठीक टी हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी हमारा है 0, u कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन को हम किस में यूज करेंगे नेगेटिव में, माइनस 9.8 इंटू टी। टी हमें फाइंड करना है, तो 9.8 टी इज इक्वल्स टू 4, तो टी इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 9.8, 4 डिवाइडेड बाई 9.8 सेकेंड। और ये लगभग अगर 4/10 होता तो 0.4 आता, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना होगा 0.4 सेकेंड। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है डी, इट इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 0.4 सेकेंड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, its momentum will be 0, constant, infinite, none of these. क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, बॉडी पे फोर्स जो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी कि नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो मोमेंटम क्या होगा, तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें कहा गया था कि if no external force acts on a system of particles or on a body, its momentum remains conserved, यानी कि कांस्टेंट। जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही क्या होगा फाइनल मोमेंटम होगा, अगर बॉडी पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। क्लियर। तो मोमेंटम ऐसे केस में क्या होगा कंजर्व रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज हेयर करेक्ट, मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of forces needed to stop two bodies of masses m and 2m moving with velocities 2v and v respectively in same time is 2:1, 1:2, 1:1, none of these. The ratio of forces needed, कितना जो फोर्स एक्ट होगा उनका रेशियो क्या होगा। दो बॉडीज आपके पास हैं और उनके मासेस दिए हुए हैं m and 2m, और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही हैं 2v और v। तो देखिए फर्स्ट वाली बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा m इंटू 2v, क्योंकि उसका मास m है, 2v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फर्स्ट वाली बॉडी का मोमेंटम हो गया 2mv, और जो दूसरी वाली बॉडी है उसका मोमेंटम हो गया वो कितने की है 2m मास की है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका भी मोमेंटम कितना हो गया 2mv। तो दोनों के हम यहाँ पर देखते हैं कि मोमेंटम सेम है, दोनों को रोकना है, जब रोकेंगे तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p1, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2mv बाई 2mv था, 0 करना है तो 2mv होगा, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी इट विल आल्सो इक्वल टू 2mv। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
अब ये जो दोनों बॉडीज रुक रही हैं ये सेम टाइम पे रुक रही हैं, सेम मोमेंटम में चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों बॉडीज का क्या होगा, सेम होगा। तो फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा F1 डिवाइडेड बाई F2, उनका अगर हम रेशियो फाइंड करें तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाई डेल्टा P2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी। आपने देखा ये भी 2 mb, ये भी 2 mb, सेम टाइम में ये काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1। तो हेयर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 10। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। न्यूटन के थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑप्शंस आर दे आर इक्वल, they are opposite, they act on the same object, and option D is they act on different objects। 4 ऑप्शन आपको गिवन है कि पहला कहते हैं they are equal, तो हमने पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल, लॉ में भी कहा गया। they are opposite, ऑब्वियसली अपोजिट होते हैं, to every action there is an opposite reaction। तीसरी बात आती है they act on the same object। नहीं भाई ये बात गलत है, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के एक्शन और रिएक्शन जो है वो किस पर एक्ट करती है, अलग अलग। जैसे ये मार्कर है, जब मैं ऐसे करके इस पे मार रहा हूं तो मार्कर जितना फोर्स बोर्ड पे लगा रहा है, बोर्ड उतना ही फोर्स किस पर लगाएगा, मार्कर पर लगाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो एक्शन रिएक्शन के फोर्स हैं ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट नहीं करेंगे। तो हेयर ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट वर्क्स ऑन, रॉकेट लॉन्च पैड पे रखा है, जब फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस निकलती हैं और रॉकेट किधर की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ चलता है। जब वो रखा हुआ था एट दैट टाइम इट्स मोमेंटम वाज 0, जब वो रखा हुआ था क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो बाद में भी चूंकि एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अप्लाई नहीं किया गया तो बाद में भी उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसीलिए जब गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं, फ्यूल बर्न होता है तो रॉकेट किधर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ। तो दिस रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड्स फॉर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है किसके लिए? नंबर ए ओनली फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, नंबर 2 ओनली फॉर 3 पार्टिकल, नंबर 3 इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर 4 नन ऑफ दीज। देखिए पहला ऑप्शन है ओनली फॉर 2 पार्टिकल्स, तो इनका कहने का सेंस ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम केवल 2 पार्टिकल के लिए, के सिस्टम के लिए वर्क करेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कितने भी पार्टिकल का सिस्टम हो उन सब पर वर्क करता है। तो दूसरा ऑप्शन ये भी गलत हो गया हमारा, ओनली फॉर 3 पार्टिकल्स। थर्ड ऑप्शन जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब एक इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक जनरल टर्म हो गई, इसका मतलब कि इस सिस्टम में 2 पार्टिकल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन सब पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इट इज करेक्ट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 24 किलोग्राम मशीन गन। भाई एक मशीन गन है, क्या है, मशीन गन, जिसका मास जो है वो कितना है, 24 किलोग्राम। एक मशीन गन का जो मास हमने लिया कैपिटल M इजिकल्स टू 24 kg, फायर्स 20 ग्राम बुलेट्स। अब जो बुलेट है, मशीन गन जिस बुलेट को फायर कर रही है उसका मास कितना गिवन है, 20 ग्राम। फायर्स 20 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 8 बुलेट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी बुलेट फायर कर देती है भाई, नंबर ऑफ बुलेट 8 बुलेट पर सेकेंड।
8 बुलेट पर सेकंड विद ए स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकंड, और ये जो बुलेट हैं इनकी स्पीड है 250 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन इज 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 20 न्यूटन। देखिए हमने पढ़ा था कि जब कोई गन बुलेट को फायर करती है तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी, लेकिन गन पर पीछे की तरफ एक झटका लगता है, और वो किसकी वजह से होता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से बुलेट जाएगी आगे की तरफ और गन किधर की तरफ जाएगी? पीछे की तरफ। तो गन को अपनी पोजीशन में होल्ड करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। आपसे यही पूछा है कि मशीन गन जो है वो इतने मास की बुलेट 8 बुलेट पर सेकंड फायर करती है, तो गन को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स हमें एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहां पर हम क्या निकालेंगे कि जो मोमेंटम है उसमें चेंज कितना हो रहा है पर सेकंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा। उतना फोर्स अगर गन पे लगा दिया जाए तो गन अपनी पोजीशन में बनी रहेगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए, यानी कि फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा पी कितना होगा? मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 20 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी इसकी है 250 मीटर पर सेकेंड, और एक सेकंड में कितनी बुलेट फायर कर दी? 8 बुलेट फायर कर दी। तो ये तो हो गया एक बुलेट का मोमेंटम, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 से, तो ये किसका मोमेंटम हो गया? 8 बुलेट का मोमेंटम पर सेकंड। टाइम कितना हो गया? 1। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 25 टू जा 50, 5000 इंटू 10⁻³ यानी कि 5 मल्टीप्लाइड 8, तो ये कितना हो गया? 40 न्यूटन। तो जब ये बुलेट्स बाहर निकलेंगी तो इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? 40 न्यूटन। कितना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? 40 न्यूटन। तो इट मींस जो फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा गन को इसकी पोजीशन में रखने के लिए वो भी कितना होगा? 40 न्यूटन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही है वो कौन सा है? सी। क्लियर? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट is moving with a uniform speed. On sudden application of brake, the water in the tank would, option A, move forward, option A, move backward, option B, move forward, C, unaffected, and D, rise upward। वही वाटर टैंकर है। मान लीजिए ये एक वाटर टैंकर है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है 2/3 हाइट पर, और ये आराम से आगे की तरफ चलता जा रहा है। तो जब ये आगे की तरफ चलता चला जा रहा है तो पानी भी इसके साथ साथ चल रहा है, यानी कि पानी जो है वो भी किस में है? मोशन में है। पानी भी किस में है? मोशन में। अब जिस व्हीकल से ये जा रहा था, चला रहा था जो व्हीकल, इसको उस पर लगा दिया ब्रेक। जब ब्रेक लगाया तो वो व्हीकल रुक गया, लेकिन ये जो पानी है ड्यू टू इनर्शिया अभी कोशिश करेगा कि आगे की तरफ चलता रहे। तो ड्यू टू इनर्शिया ये पानी किधर की तरफ चलेगा? आगे की तरफ, यानी कि मूव फॉरवर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज हेयर करेक्ट, मूव फॉरवर्ड। ये जो वाटर होगा ब्रेक लगाने पर किधर की तरफ मूव करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कांस्टेंट फोर्स F is applied on a stationary body of mass m. The velocity of body after certain displacement is proportional to, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बॉडी पर, बॉडी का मास कितना है? m। बॉडी का मास कितना है? m। और आपसे पूछा है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए है m, b है √m, c है 1/√m और d है 1/m। देखिए F फोर्स लग रहा है m मास की बॉडी पर, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? F/m। अब बॉडी की वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हमें ऐसी इक्वेशन देखनी होगी जो वेलोसिटी और डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है, और वो इक्वेशन हमारी कौन सी है?
थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या दे रखी है 0 प्लस 2, a कितना है f अपॉन m और ये कितना है s। मान लीजिए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट f, ये किसके इक्वल हो गया v स्क्वायर, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2fs डिवाइडेड बाई m। आपसे पूछा है ये जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी m के, तो v हेयर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m। तो ऑप्शन नंबर हेयर C इज करेक्ट, 1 अपॉन रूट m के प्रोपोर्शनल होगी ये वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन इज ए स्टोन ऑफ मास 10 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक स्टोन है आपके पास 80 सेंटीमीटर से नीचे गिर रहा है, जब ऊपर से छोड़ दिया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 और हाइट कितनी गिवन है आपको 80 सेंटीमीटर। द मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लोर इज, वो कहते हैं कि ये स्टोन जो है वो फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो ऑब्वियसली जितना इसके मोमेंटम में चेंज होगा। तो जब वो नीचे गिरेगा तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो किस स्पीड से टकराएगा। तो पहले हमें फाइंड करनी होगी कि फ्लोर पर गिरते समय उसकी स्पीड क्या होगी। तो और इसके लिए इक्वेशन हम यूज कर लें कौन सी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u हो गया हमारा 0 प्लस 2, g की वैल्यू क्वेश्चन में ही आपसे कह रखा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लें। हाइट कितनी है 80 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो -2 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो भाई कितना हो गया ये 8 2 जा 16 00 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 16। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो v हो गया कितना 4। v कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। जब ये फ्लोर पर टकराएगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो जो मोमेंटम होगा इनिशियल उसका वो कितना होगा mv, मास 10 किलोग्राम आपको गिवन है, तो 10 इंटू 4 यानी कि कितना 40, और P2 जो है वो क्या होगा 0 टकराने के बाद, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 40, यही मोमेंटम किसको ट्रांसफर होगा फ्लोर को ट्रांसफर होगा। तो फ्लोर को ट्रांसफर होने वाला मोमेंटम हमारा कितना है 40। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 17 है ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट मूव्स फॉरवर्ड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय। हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, एक घोड़ा जो है वो एक गाड़ी को खींच रहा है, वो आगे चल पाता है किस फोर्स की वजह से। ऑप्शंस आर द कार्ट ऑन द हॉर्स, यानी कि जो कार्ट हॉर्स पर फोर्स लगा रही है क्या उसकी वजह से। बी द हॉर्स ऑन द कार्ट, जो घोड़ा हॉर्स पर घोड़ा जो है कार्ट पर फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से। द ग्राउंड ऑन द हॉर्सेस फिट, यानी कि घोड़े के पैर पे ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है, जमीन जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से। द हॉर्स ऑन द ग्राउंड, या फिर जो हॉर्स जो है वो किस पर फोर्स लगा रहा है, जमीन पर फोर्स लगा रहा है। देखिए घोड़ा जो है जब गाड़ी को चलाता है तो अपने पैर को थोड़ा सा तिरछा रखता है फर्श पर, फ्लोर पर अपने पैर को थोड़ा सा तिरछा रखता है। ये अपने पैर से फोर्स लगाता है जमीन पर, और इसका रिएक्शन फोर्स जो फ्लोर है वो किस पर लगाती है घोड़े पर, और जैसे ही फ्लोर ये रिएक्शन फोर्स घोड़े पर लगाता है घोड़ा किधर बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रिएक्शन जब तक नहीं होगी तब तक घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द ग्राउंड ऑन द हॉर्सेस फीट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में एक फिगर आपको दी हुई है, उसमें एक बॉडी है, ये 10 kg की ये बॉडी है, 10 kg। इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन का, और एक फोर्स इस साइड में लग रहा है वो कितना है 50 न्यूटन का।
और आपसे पूछा है इन द गिवन फिगर द एक्सेलरेशन, इस फिगर में बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि ए। दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस एकदम अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, 100 माइनस 50। 100 माइनस 50 मीन्स कितने न्यूटन हो गया, 50 न्यूटन। मास आपको गिवन है, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू F अपॉन m, 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है बॉडी का यहाँ पर वो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज हेयर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज हेयर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 इज द मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आर डबल्ड। एक बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी दोनों को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। द परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी, उसके मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज होगा। ऑप्शंस आर 75%, 400%, 300% एंड 500% मोमेंटम में चेंज। तो मान लीजिए कि इनिशियल जो मास और बॉडी वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या है, m और v, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v। अब आगे कहते हैं कि इन दोनों को डबल कर दिया, डबल कर दिया तो भाई अब मोमेंटम कितना होगा, ट्वाइस मास हो गया और ट्वाइस क्या हो गई, वेलोसिटी। तो अब मोमेंटम जो हो गया वो कितना हो गया, 4mv। आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। देखिए फाइनल मोमेंटम परसेंटेज का निकालने का तरीका क्या होता है, फाइनल अगर चीज इंक्रीज हो रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर डिक्रीज हो रही है तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, यानी कि नीचे इनिशियल ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो P2 हमारा कितना है, 4mv माइनस P1 कितना है, mv मल्टीप्लाइड बाई mv इंटू 100। 4mv में से mv माइनस करेंगे कितना बचा, 3mv डिवाइडेड बाई mv मल्टीप्लाइड बाई 100। mv से mv कैंसिल हो गया तो कितना हो गया ये 300%। तो द चेंज इन मोमेंटम विल बी 300%। जो चेंज होगा मोमेंटम में वो कितना होगा, 300%। तो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 300%। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ गिवन है v और t के बीच, ये टाइम और ये क्या है, स्पीड, यहाँ पे v मीटर पर सेकंड में, और ये ग्राफ है भाई, ये 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पर स्पीड है। और आप देख रहे हैं इस ग्राफ में जो स्पीड दी हुई है वो क्या है, टाइम के साथ क्या आ रही है, कांस्टेंट, यानी कि ये चेंज नहीं हो रही। और आपसे पूछा है VT ग्राफ ऑफ ए बॉडी ऑफ 5 किलोग्राम इज शोन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। आपको बताना है कि बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ऑप्शंस आर 15 न्यूटन, 5 न्यूटन, 0 और 10 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लें तो 5, थोड़ी देर बाद ले वेलोसिटी वो भी कितनी होगी 5, तो v माइनस यू कितना हो गया, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि t यानी कि 0। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी F इज इक्वल्स टू ma इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब कोई नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे 20 क्वेश्चंस
फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। इनसे अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।